हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्रेजेंट किए थे हेनरी फ्योल ने। पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स को समझा और पढ़ा। तो हम अब अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल समझते हैं कि क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब सारी की सारी पावर्स, सारी के सारे राइट्स होते हैं सेंटर अथॉरिटी के पास, मतलब हायर अथॉरिटी के पास। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब यही राइट्स और डिसीजन पावर्स हैं ये स्प्रेड हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक सुपीरियर को एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विद कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हो और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी हो। ये समझा एक एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और हमारी पॉलिसीज क्या रहेंगी, स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, हमने बिजनेस एक्सपैंड कैसे करना है, ये जो मेन हमारे जो डिसीजन हैं जो हमारे हैं वो लेंगे हमारी सेंटर अथॉरिटी, हायर लेवल अथॉरिटीज। लेकिन जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिसीजन है, कुछ एम्प्लॉयज को कैसे ग्रांट करनी है फीस, कुछ उनके रेमोनेशन में चेंज करना है, तो ये सब हम लोअर लेवल और मिडिल लेवल्स को दे देते हैं उन पावर्स और राइट्स, ताकि जो सुपीरियर्स हैं, जो हाई लेवल अथॉरिटीज वाले हैं, उनका काम भी डिवाइड हो जाए और काम जल्दी भी हो जाए। ऐसा करने से पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि वही बात होती है कि क्विक और बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि डिसीजन डिवाइड हो गए हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, पावर्स डिवाइड हो गई हैं और वर्कलोड भी कम हो गया सुपीरियर्स का। और सब जिसको पावर मिली है, जिसको वो राइट मिला है कि वो कुछ डिसीजन ले सकता है, तो वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा, उनकी एनकरेजमेंट होगी उन सब सबॉर्डिनेट्स की जिन्हें वो पावर्स मिली हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन which moves from highest rank to lowest, और वाइस वर्सा मीन्स लोएस्ट रैंक टू हायर रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है कि राइट और पावर टू गिव ऑर्डर और मेक डिसीजन। मतलब किसी को कोई पावर मिलना या फिर राइट मिलना कि वो डिसीजन ले सकता है किसी चीज के रिगार्डिंग, ये होती है अथॉरिटी। तो जो ये चीज है अथॉरिटी और कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीक्वेंस में जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक और लोअर रैंक टू हायर रैंक। ये एक सामने डायग्राम है आपकी, उससे समझ आएगा कि अगर एफ को ए से बात करनी है तो एफ को ई से, फिर ई कम्युनिकेट करेगा डी से, फिर डी सी से, फिर डी बी से और फिर बी ए से। सेम वाइस वर्सा, अगर ए को एफ से कुछ बात करनी है तो वो बी को देगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। ये होती है स्केलर चेन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि कुछ भी अथॉरिटी है, कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक रैंक के सीक्वेंस में हो। और ये फ्योल ने अपने जब प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया तो चार चीजों को उसने ये रिप्रेजेंट किया कि जो फ्यूल के ओपिनियन है। फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया कि फ्यूल का ओपिनियन क्या कहता है कि द चेन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। ये जो चेन है हायर रैंक टू लोअर, ये एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। कुछ भी कम्युनिकेशन हो ये स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्योल्स लैडर। फ्योल्स लैडर मीन्स कि जो उसने अपना प्रिंसिपल है एक लैडर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये लैडर है ना, एक स्टेप अप, एक स्टेप अप, हायर रैंक ई, फिर बी, फिर सी, फिर डी,
फिर ई, फिर एफ। ये एक लैडर है, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं कि एफ से ऊपर की अथॉरिटी ई, ई से ऊपर डी, डी से ऊपर सी, सी से ऊपर बी। तो एक लैडर की फॉर्म में है। नेक्स्ट वन इसकी यूटिलिटी, कि अगर ऐसा क्लियर सिस्टम होगा कम्युनिकेशन का और अथॉरिटी का तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो पाएंगी। उसके रिगार्डिंग उसने जब ये प्रेजेंट किया तो उसको इन 4 सेक्शंस में डिवाइड किया अपने इस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट वन इज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक एक एक्सेप्शन है उसके प्रिंसिपल की, कि अगर हम एक लेवल पे बात करना चाहते हैं कि एफ, मान लो एफ और एन लोअर लेवल पर दोनों एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपस में बात कर सकते हैं, सेम लेवल्स वाले आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कम्युनिकेशन का और अथॉरिटी का, उसे कहते हैं हम गैंग प्लैंक। तो ये एक एक्सेप्शन है उसके प्रिंसिपल की, कि एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है, रैंक सीक्वेंस जो उसने दिया है स्ट्रेट लाइन में लैडर की फॉर्म में है। और तो अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो सेम अथॉरिटी वाले, सेम लेवल वाले डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि ऑर्डर, फ्लो ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में होगा, क्लियर होगा, रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि हायर रैंक टू लोअर रैंक आ रहे हैं तो सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब अच्छे रिलेशन बन पाएंगे, क्विक सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे, सबऑर्डिनेट्स अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बताएंगे। तो ऐसा करने से क्लियर कट इंफॉर्मेशन जा रही है तो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस और राइट थिंग बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। मीन्स कि जो पर्सन जिस काम के लिए कैपेबल है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सही जॉब पे हमें रिक्रूट करना चाहिए, और जो हमने परचेज करना है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें परचेज करना चाहिए। मीन्स दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो टाइप के रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ भी प्रोड्यूस करने में। एक तो होते हैं हमारे जो मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज फिजिकल रिसोर्सेज जो कि मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। तो प्रॉपर हमें वो उन्हें रिक्रूट करना चाहिए प्रॉपर प्लेस पे, और प्रॉपर थिंग को हमें ऑर्डर करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को देखते हुए। ये प्रिंसिपल कहता है ऑर्डर का प्रिंसिपल। ऐसा करने से कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की, और दोनों रिसोर्सेज की, चाहे वो फिजिकल है चाहे ह्यूमन है, और नो लॉस ऑफ टाइम, टाइम वेस्टेज नहीं होगी, रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे, बेटर डिसिप्लिन बना रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, जिस काम में वो कैपेबल है उसको वो काम नहीं देते हैं, तो काम में प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव भी नहीं हो पाएंगे, पता नहीं हो भी पाएंगे या नहीं, टाइम पे तो दूर की बात है। तो उनके कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा काम करने में, अच्छे रिलेशन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो उस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि सब एम्प्लॉयज को इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए, कि सुपीरियर्स के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो इक्वली देखे, इक्वली उनको मोटिवेट करे, इक्वली उनको काम दे, इक्वली उनको रेमुनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल कि एक सुपीरियर के अंडर दो पर्सन काम कर रहे हैं, दो सबऑर्डिनेट्स हैं, तो एक ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एक ने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो वो 8 यूनिट वाला उसका रिलेटिव है, फिर उसको वो सेम रेमुनेट कर रहा है, मींस दोनों को सेम पेमेंट कर रहा है, उसके 10 यूनिट्स के लिए सेम कर रहा है, उसके 8 यूनिट्स के लिए सेम कर रहा है। तो ऐसी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, दोनों को फेयर रेमुनेट करे, उनके उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग, जितना उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनको
पेमेंट मिलनी चाहिए, कुछ भी फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज हैं वो भी उनको बराबर मिलनी चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सेम ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि कितना टाइम उनको काम करवाना है, कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो उनको वहां पर एग्जिस्टेंस होनी ही चाहिए, इतने टाइम तक तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर ऐसे हम कुछ कुछ टाइम में अपने अपने एम्प्लॉयज को चेंज करते रहे, किसी को नए को रिक्रूट किया, फिर उसको दोबारा ट्रेनिंग दी, तो ऐसा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और फाइनेंस भी बहुत वेस्ट होगा, काम भी टाइम पे नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसके अगर हम स्टेबिलिटी रखते हैं अपने पर्सोनल की, उनको एक पर्टिकुलर टेन्योर तक हम उनसे काम करवाते हैं, तो वर्क कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, इफेक्टिवली चलता रहेगा, एफिशिएंटली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। रेपुटेशन अच्छी बनी रहेगी कि यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उनका, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो एक काम को बहुत टाइम तक करते हैं, तो उसमें वो डेवलप होती है, कुछ ना कुछ वो अपना भी उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने से क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो एक डिसबिलीफ का एनवायरनमेंट बना रहेगा, तो उनको थोड़ा डर रहेगा कि पता नहीं मेरा काम भी, मुझे कब तक काम करना है, उनको मोटिवेशन नहीं कुछ मिल पाएगी, डेडिकेटेड वो वे में वो काम नहीं कर पाएंगे, और गुड वर्कर्स जल्दी जल्दी कंपनीज को छोड़ देंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि कुछ वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दे पाए प्लान बनाने में, कुछ सजेशंस दे पाए, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में कि कुछ चेंजेस अगर लाने हैं तो हम उनको देखें, उनकी सजेशंस को देखें, उनकी इन्वॉल्वमेंट प्लान में कुछ ना कुछ हो, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी, उन्हें पता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट भी है इस प्लान में, तो वो कुछ ना कुछ अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए कुछ सोचेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करना कर पाए तो इसमें वो अपने अपने सजेशंस देंगे, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, वो अटैचमेंट फील करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हमारा भी ध्यान दिया जाता है, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है प्लान मेकिंग में, उसको एग्जीक्यूट करने में। और इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, उनको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं उनके प्लान एग्जीक्यूशन में या फिर मेकिंग में, तो ये नॉन कोऑपरेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उनकी थिंकिंग पावर्स नहीं बढ़ पाएंगी, एम्प्लॉयज उतना अटैच फील नहीं कर पाएंगे उस कंपनी के साथ जितना अगर हम उसे इन्वॉल्व करते हैं प्लान में तब कर पाएंगे। सो आई होप you like the video, please share the video or subscribe my channel.